हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परले साइंस। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स लास्ट क्लास में हमने करा था। आज की क्लास में हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। आई नो मैंने आपको बोला था कि मैं एक लाइव इंटरेक्शन सेशन के थ्रू आपको ये वाला चैप्टर करवाऊंगी, बट काफ़ी बच्चों को ना लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्डेड चाहिए। उसके पीछे मैं आपको रीज़न ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल होते हैं जब रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, वो कभी भी देख सकते हैं। आई नो लाइव सेशन में आप इंट्रैक्शन कर सकते हो, बट आपका जो इंट्रैक्शन करने का एक और तरीका हमारे पास है, दैट इज़ थ्रू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी चीज़ें लिख सकते हैं। हम कुछ क्लासेस को लाइव ज़रूर करेंगे, बट कुछ क्लासेस क्योंकि सिलेबस को भी टाइम से पहले ख़त्म करना है, तो कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्म में ही रहेगी। लाइव सेशन करते टाइम पे एज आई टोल्ड यू कि जो टाइम है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रेच होता है और टॉपिक कम कवर होता है, तो हमें सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए चीज़ों को पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी टाइम से ख़त्म करना है। तो कुछ लेक्चर्स आपको लाइव मिलेंगे और कुछ लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे लाइव इंटरेक्शंस भी करने वाले हैं, उन लाइव इंटरेक्शंस में आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, तो इसको बड़े आराम से देखना। जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उन सबकी प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सारी लगा लेना आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स को आपका स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो मेन टॉपिक रहेगा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के ऊपर। इसके अंदर आपको रूल्स पता होने चाहिए। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने क्लास 11th में आईयूपैक नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स को हम रिकॉल करेंगे। अगर आपको वो एक बार रिकॉल हो गए तो उसके बाद आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स बहुत इजी आपको लगेगा, ठीक है। तो क्लास 11th के जो हाइड्रोकार्बन के बेसिक रूल्स थे उसी को हम रिकॉल करेंगे। उसके बाद हैलोएल्केन्स एंड हैलोअरीन्स के आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हैलोअरीन्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन और प्रैक्टिस करके ये टॉपिक वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द आईयूपैक नॉमेनक्लेचर रूल नंबर 1, जो हमेशा क्या कहता था कि आपको चूज करनी होती है जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका होता है, आपको उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढनी होती है जो कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन आपको ढूंढनी होनी चाहिए, उसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। जो बच जाते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं या फिर ब्रांचिंग बोलते हैं। तो रूल नंबर 1 सेज दैट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट चेन। जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है कार्बन एटम्स की उसे क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन हम बोलेंगे। और जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है उनको हम ब्रांचिंग बोलते हैं या ब्रांच चेन बोलते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढनी थी कार्बन की। आप जाने को ऐसे भी जा सकते थे 1 2 3, ये 3 कार्बन्स भी हो सकते थे, लेकिन आप ऐसे क्यों जाओगे जब आपके पास 3 4 5, जाने को आप ऐसे भी जा सकते हो 6 मिलते कार्बन ऐसे, लेकिन आगे जाओगे तो 6 और 7 कार्बन्स मिल रहे हैं। तो ये 7 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, इसे हम पेरेंट चेन बोलते हैं। और ये जो बच जाता है इन्हें क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं या फिर ब्रांच चेन्स बोलते हैं, राइट। तो ये आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस चेन। अब अगर हम बात करते हैं हैलोएल्केन्स में, तो हैलोएल्केन्स में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करोगे हैलोएल्केन्स में, तो आपको जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, दैट कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ अ पेरेंट चेन। ये कार्बन जो है पेरेंट चेन का पार्ट होना ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपको ये कार्बन पेरेंट चेन का पार्ट बनाना है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे CH3CH, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH CH3 इस तरीके से लेकर, और आप यहाँ पे CH2CH3 कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेने को आप 1 2 3 4 कार्बन की ये वाली चेन भी ले सकते थे, लेने को आप 1 2 3 4 5 ये वाली कार्बन की भी चेन ले सकते थे। चलो, अगर आप इसको CH2 की जगह वी कैन राइट इट एज, इसको हम CH2CH3 ये वाला रख लेते हैं, CH2CH3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे CH2CH3 रख लेते हैं। अब लेने को आप 5 कार्बन्स की
ये वाली चेन भी ले सकते थे 3 4 5, और सीधा भी आ सकते थे 4 और 5। लेकिन कौन सी चेन लोगे? आपको वो वाली चेन लेनी है जिसमें आपका हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन पेरेंट चेन में जरूर आना चाहिए। सो हम क्या बोलेंगे? लेट दिस बी 1 2 3 4 5, ऐसे भी आ जाओ तो भी मिल जाएगी, 4 5 ऐसे जाओगे तो भी मिल जाएगी। तो आपकी ये वाली क्या बन जाएगी? ब्रांचिंग। तो मेक श्योर जो कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड है वो कार्बन आपके पेरेंट चेन का पार्ट होगा। दिस इज द रूल नंबर 1 फॉर हैलोएल्केन्स की नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका 11th क्लास का, ये क्वेश्चन है। आपको दोनों ही कंपाउंड जो है वो सेम दिए हुए हैं, आपको बस पेरेंट चेन ढूंढनी थी। अगर ऊपर वाला चेन ढूंढते तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स की चेन मिलती, लेकिन जब आप नीचे आएंगे तो ये 7 8 9 कार्बन्स की चेन मिल जाएगी। 4 5 6 7 8 9। तो आप चाहे ऐसे जाओ चाहे आप किसी भी रास्ते में जाओ, योर चेन शुड बी कंटिन्यूअस और वो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, वो आपका गलत पेरेंट चेन है। ठीक है, कमिंग बैक टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? एक बार जब आपने पेरेंट चेन चूज कर ली तब आपको करनी होती है नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। जो आप नंबरिंग करते हो इस तरीके से करते हो कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। या तो आप नंबरिंग को लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर नंबरिंग को राइट टू लेफ्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये दोनों ही हमारे लिए सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर आप नंबरिंग करते हैं इसकी लेफ्ट टू राइट, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर राइट साइड। अब ये वाला कार्बन एटम 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन मिलती है, जब आप सीधा गए तो 5 कार्बन की चेन मिलेगी। ऐसे देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पेरेंट चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करी है, तो आपका जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन कौन सी है? उसकी पोजीशन सेकेंड कार्बन वाली पोजीशन है, राइट, सेकेंड कार्बन वाली पोजीशन है। अगर आप नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते, मतलब राइट वाले कार्बन को 1 2 3 4 और 5 करते, तो मिथाइल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो 4th कार्बन पे आता। अब यहाँ पे 4th कार्बन पे आ रहा है और यहाँ पे 2nd कार्बन पे आ रहा है, तो रूल नंबर 2 कहता है, लोएस्ट नंबरिंग रूल नंबर, ये रूल होता है जो कहता है कि आपके सब्स्टिट्यूएंट की जो लोकेशन है वो कम कार्बन पे होनी चाहिए, कम नंबर उसको मिलना चाहिए। तो ऊपर 2nd कार्बन पे आ रही है, यहाँ पे 4th कार्बन पे आ रही है, तो ऊपर वाला करेक्ट है और नीचे वाला आपका गलत नंबरिंग है। तो इस केस में आप नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट। इसके बाद रूल नंबर 3 ये कहता है, जब आपके पास दो तरीके की पेरेंट चेन आपको मिल रही हो। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब दो तरीके की सेम लेंथ की पेरेंट चेन मिल रही हो, तब उस केस में आपको वो वाली पेरेंट चेन चूज करनी है जहाँ पे आपकी ब्रांचिंग ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? आपको दो तरीके की डिफरेंट पेरेंट चेन अगर मिल रही है तो उस केस में वो वाली आपकी रियल पेरेंट चेन बनती है जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों ही कंपाउंड्स हमने सेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको दो सेम कार्बन वाली क्या मिलने वाली है? पेरेंट चेन मिलने वाली है, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाली पेरेंट चेन मिलने वाली है, बट इसमें से रियल पेरेंट चेन सिर्फ एक ही होगी। तो वो कौन सी होगी? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते 1 2 3 कार्बन मिलते तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, 1 2 3 4 5 मिलते ऐसे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाओगे तो 6 कार्बन की चेन मिल रही है। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 कार्बन की आपकी चेन एक तो ये वाली मिल रही है। तो एक तो ये स्ट्रेट चेन हो सकती है। जब ऊपर वाली चेन चूज करी तो यहाँ पे सेकेंड कार्बन से लगा हुआ कौन सा? मिथाइल ग्रुप है। सेकेंड कार्बन से लगा हुआ मिथाइल ग्रुप है और थर्ड कार्बन से लगा हुआ इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो ब्रांचिंग हुई है वो कैसी हुई है? यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप और थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है ईटी ग्रुप। ठीक है, इस पेरेंट चेन में जब आपने चूज करी, और टोटल जो चेन लेंथ थी वो 6 कार्बन की। अब आने को आप ऐसे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ये भी कंटिन्यूस चेन ही है और 6 कार्बन की है, लेकिन इस केस में एक ही आपका थर्ड कार्बन से लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रांचिंग क्या है? एक ही है।
अब जब ब्रांचिंग अलग अलग होंगी तो ऑब्वियसली ये पेरेंट चेन्स अलग अलग होंगी, लेकिन अब किसको प्रायोरिटी देनी है? तो आंसर सेज दैट कि यहाँ पे जहाँ पे अगर आपको दो डिफरेंट सेम नंबर ऑफ कार्बन्स की चेन मिल रही है तो आपको ब्रांचिंग जिसमें ज़्यादा है वो पेरेंट चेन चूज करना है। इस केस में दो ब्रांचिंग है और इस केस में सिर्फ एक ही ग्रुप की ब्रांचिंग हुई है, तो इसको आपको करेक्ट चॉइस है, ये आपका गलत चॉइस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रूल नंबर 3। इसके बाद रूल नंबर 4 होता है लोएस्ट लोकेन रूल। लोएस्ट लोकेन रूल का मतलब ये है जब आपके पास एक से ज़्यादा ब्रांचिंग होती है तो जब आप नंबरिंग करते हैं तो आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। अब उस केस में जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके सम टोटल पोजीशंस अगर आप निकालते हो और जो पोजीशन का सम है अगर वो लोएस्ट आ जाता है तो वो करेक्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ पे जाने को 1 2 3 ऐसे जा सकते हो, लेकिन आगे जाओगे तो 4 कार्बन की चेन मिल जाएगी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जा सकते हो या फिर सीधा भी जा सकते हो। जब ऐसे गए पेरेंट चेन ये चूज करी तो यही आपका मिथाइल ग्रुप एक ही ब्रांचिंग करी हुई है। अगर आप ऐसे गए तो दो मिथाइल ग्रुप्स दो ब्रांचिंग है। यहाँ से भी 4 कार्बन की चेन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग एक मिथाइल की ये वाली है और एक मिथाइल की ये वाली है, ठीक है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे भी दो ब्रांचिंग्स है लेकिन दोनों ब्रांचिंग्स क्या है? मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन एंड मिथाइल ग्रुप ऑन द थर्ड कार्बन। अगर सीधा भी जाओगे तो भी मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन ही आएगा, तो बात तो एक ही है। यहाँ पे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ब्रांचिंग तो सेम ही है और पेरेंट चेन भी सेम है, किसी को भी मान सकते हो। लेकिन इस केस में जब आप नंबरिंग करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आपका जो ब्रांचिंग आएगा लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने के टाइम पर जो ब्रांचिंग है वहाँ पे पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप कितनी आती है? 2 और 3, जिसका सम टोटल 5 आता है। ऐसे ही आप लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। अभी भी जो पोजीशन है राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो मिथाइल ग्रुप की जो पोजीशन है वो सेकेंड और थर्ड, सम टोटल 5 है। ये दोनों ही सेम नंबरिंग दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? जब भी आपको नाम करना है तो आप इनकी पोजीशंस लिखिए। सो दिस विल बी 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ना, तो ब्यूट एन इसका नाम हो जाता है। ये इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर है। इसके बाद जब आप नीचे वाले कंपाउंड की नंबरिंग करेंगे, सो लेट्स मूव लेफ्ट टू राइट। जब आप नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब आपकी जो पोजीशन ऑफ दो इथाइल ग्रुप्स हैं वो क्या है? लेफ्ट टू राइट करने पे 3 और 3 विच इज सम टोटल एज 6 है, नंबरिंग 6 आ रही है। जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं सो दिस विल बी 1 2 3 4, तो पोजीशन ऑफ टू इथाइल ग्रुप विल बी 4 and 4, सम टोटल विल बी इक्वल्स टू 8। अब 8 इज अ लार्जर नंबर, 6 इज अ स्मॉलर नंबर, तो आप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे और इसका नाम क्या बोलेंगे? इट विल बी 3 3 3 3 डाइइथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 3 डाइइथाइल हेक्सेन। आ रही है बात समझ में? सो इस तरीके से आप करते हो इसकी नंबरिंग। अब देखो, गिवन द फॉलोइंग, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क में नोट करेंगे और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। इसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो मैं बीच में होमवर्क्स भी बहुत सारे दूंगी तो आपको इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो इसका होमवर्क करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिए। ये भी होमवर्क में दे दो, कर लोगे? दिस इज होमवर्क नंबर 2। इसका भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखेंगे। होमवर्क नंबर 1 का आंसर और होमवर्क नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। होमवर्क नंबर 3 भी आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। आई प्रॉमिस अगर आपका सही होगा तो भी मैं रिप्लाई करूंगी, गलत होगा तो भी मैं करेक्ट करवाऊंगी। आपको डरने की बात नहीं है, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होगी। आपको जितना आता है आप उतना कर दीजिए, हम सिर्फ करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि गलत बोल दिया तो कुछ हो जाएगा या कोई जज कर लेगा हमें या हमारी बेइज्जती हो जाएगी। गलत कर दिया तो कर दिया, उसको ठीक कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। ह्यूमंस हैं, ह्यूमन करते क्या है? गलती करते हैं, गलती करके ठीक हो जाते हैं तो वो अच्छा इम्प्रूव कर जाते हैं ना।
तो बस वही वाली बात है, गलतियाँ करने से मत डरो, जस्ट फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। ओके, कमिंग टू रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और इक्विवेलेंट पोजीशंस पे आपके आ रहे हैं, इक्विवेलेंट पोजीशंस का मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या फिर जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम ही उनका सम टोटल पोजीशंस का बन के आ रहा है, तब उस केस में जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको आपको छोटा नंबर देना है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जब आप नंबरिंग कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर रहे हैं और दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स के जो सम टोटल ऑफ पोजीशंस है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जाने पे सेम आ रहे हैं, तब आपको उसको नंबरिंग पहले देनी है या उसको कम नंबरिंग देनी है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग की, लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग की, तो ये वाला कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग जब आप कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, तो मिथाइल ग्रुप जो है आपका वो थर्ड पोजीशन पे है ना। मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। और ये ईटी ग्रुप बोलते हैं, इथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है? फोर्थ पोजीशन पे है। तो इसका सम टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अच्छा, जब आप राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, राइट से लेकर लेफ्ट में जा रहे हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब अगर आप अब देख रहे हो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग जब आप करते हो, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हो, तो जो इथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे आ रहा है, तो थर्ड कार्बन पे इथाइल ग्रुप आ रहा है और फोर्थ कार्बन पे क्या आ रहा है? मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसका जो सम टोटल रहेगा वो भी 7 रहेगा। अब जब सम टोटल 7 है तो किसको चूज करें? अगर सेम होता तो दोनों ही नंबरिंग सेम थी, तो आपका 3,4 डाई मिथाइल बन जाता या 3,4 डाई इथाइल बन जाता, लेकिन दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब आप किसको प्रायोरिटी दोगे? अगर सम टोटल लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, ई अल्फाबेटिकली एम से पहले आता है, तो इसको स्मॉल नंबर देना चाहिए। अपने पास 3 और 4 वाला ऑप्शन है, तो ई कम्स बिफोर, तो इसको 3 नंबर दो और इसको 4 नंबर दो। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस केस में आपको राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करनी है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग नहीं करनी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 इथाइल, क्योंकि अगर आपको यही वाले रूल्स नहीं आएंगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये वाले बेसिक रूल्स पहले करवा रही हूँ और फिर मैं आपको हैलोएल्केन्स के रूल्स बताऊंगी। 4 मिथाइल हेक्सेन विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो जाएगा, चले आगे। चले, इसके बाद रूल होता है आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिनके अंदर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे अगर आप एल्केन्स की बात करते हो या एल्काइंस की बात करते हो, तो इनके अंदर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको इनको इम्पॉर्टेंस देनी होती है। इम्पॉर्टेंस देनी होती है, इसका मतलब ये है कि आपको इनको पेरेंट चेन में इन्वॉल्व करके चलना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये दोनों ही कंपाउंड्स क्या हैं? बिल्कुल सेम कंपाउंड है। हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा था, रूल नंबर 1 ये कहता था कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूअस चेन को लेना है, यही पढ़ा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखोगे तो 1 2 3 4, ऐसे जाओगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन नीचे आओगे तो 5 और इसके बाद छठा कार्बन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 6th कार्बन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस केस में जो लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूअस चेन है दैट इज ऑफ 6 कार्बन, बट स्टिल दिस इज अ रॉन्ग पेरेंट चेन, क्योंकि यहाँ पे आपने इनको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं है। ठीक है, जैसे शादियों में हमें फूफा जी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, तो इसको भी इम्पोर्टेंस चाहिए, ये तो हट के है, तो इसको भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप नंबरिंग करेंगे ऐसे 4 5, ये वाली पेरेंट चेन
ज़्यादा सही चेन होगी। रीज़न, क्योंकि ये कार्बन जो डबल बॉन्ड बियर कर रहे हैं, ये इनको इंपॉर्टेंस चाहिए, दे शुड बी द पार्ट ऑफ द पेरेंट चेन, दे शुड बी द पार्ट ऑफ द मेन फंक्शनल चेन। अगर आप ऐसे जाते हो तो 4 कार्बन मिलते हैं, ऐसे जाओगे तो 5 कार्बन मिल जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इंपॉर्टेंस देंगे और हम बोलेंगे कि माना कि नीचे 6 कार्बन की चेन मिल रही है, लेकिन उसमें आपके डबल बॉन्ड वाले कार्बन रह जाते हैं, डबल बॉन्ड वाला ये वाला कार्बन रह जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसके लिए ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो हम इसको क्या देंगे, इसको प्रायोरिटी देके बोलेंगे कि ये करेक्ट चेन है। डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो आपका कार्बन्स है, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर मेन पेरेंट चेन, मेन फंक्शनल चेन। दिस इज रूल नंबर रूल नंबर 6 फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ओके। अभी अगर हम बात करते हैं, जब हमारे पास पूरी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो तब आप नंबरिंग ऐसे करते हो कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो स्टार्टिंग कार्बन है उसका सम कम आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे दोनों ही चेन सेम ही है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने का, बट दोनों ही सेम है, तो 1 लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या है, सेकेंड कार्बन है। इस केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड कार्बन है और इस केस में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, फिफ्थ कार्बन है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो सेकेंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो डबल बॉन्ड की क्या पोजीशन बोल दें, सेकेंड। और ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो हमारा फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो सम टोटल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करके हुआ। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, राइट से लेकर लेफ्ट पे जाते हैं, तो ये 1 ये 2, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन 3 पे आया, ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8 हो जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट जब आप नंबरिंग कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो थर्ड कार्बन पे आया और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आया, 6 कार्बन पे आया, डबल बॉन्ड 6 कार्बन पे आया, इसका सम टोटल 9 ऊपर का 7, तो ये सही हो जाएगा, ये नंबरिंग गलत हो जाएगी। तो ये वाली नंबरिंग नहीं करनी है, इस तरीके से आपको नंबरिंग करनी है। और जब आप इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट 2इन, 8 कार्बन है ना, ऑक्ट 2इन 5 आयन, है ना। डबल बॉन्ड को इन से दिखाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आयन से दिखाते हैं, और इन टोटल 8 कार्बन्स है पेरेंट चेन में, तो ऑक्ट वर्ड लगा देते हैं। एनीवेज, अच्छा, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल ये कहता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, उस केस में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सेम लोकेशन आ जाती है, तब क्या करेंगे, तब किसको प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब ये वाला एग्जाम्पल है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन और ये सेवेंथ कार्बन है, तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करते हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हो, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, सेकेंड, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, यहाँ पे फिफ्थ है, इसका सम टोटल कितना है, 7। ठीक है, ओके। कमिंग टू राइट टू लेफ्ट नंबरिंग, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7 हो जाएगा। ये कब, जब हम राइट टू लेफ्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, राइट टू लेफ्ट में जब आप जा रहे हो, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो उसकी लोकेशन सेकेंड है, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की जो लोकेशन है वो 5 है, इसका सम टोटल 7। अब जब इन दोनों में 7 और 7 आया, देखो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इस केस में डबल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही थी और ट्रिपल बॉन्ड को फिफ्थ पोजीशन मिल रही थी, लेकिन इस केस में ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही है, वहाँ पे 5 मिल रही थी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को फिफ्थ पोजीशन मिल रही है, तो ये दोनों अलग है। अब जब आप ऐसे फंस जाते हो तो हमेशा याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड की नाक ऊंची होती है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है। प्रायोरिटी देनी पड़ती है, इसका मतलब ये है इसको कम नंबर चाहिए, इसको पहले विन करना है, तो लोएस्ट नंबर इसको मिलना चाहिए। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड पोजीशन मिल रही थी और यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन मिल रही थी, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो जब आप ऐसे फंस जाते हो, जब आपके पास लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने में सम सेम आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबरिंग देनी है। टोटल 7 कार्बन है, तो हेप्ट आप लिखते हैं, सेकेंड पोजिशन पे आपका वो आता है
आइन आता है, 5th पोजीशन पे इन आता है, ई कम्स बिफोर, तो आप ई पहले लिखेंगे, 5 इन 2 आइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, अभी ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब आप अनसैचुरेटेड हैलो एल्केन्स की बात करते हैं तो इस केस में डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए, लोअर नंबर मिलना चाहिए। सबसे पहले तो पेरेंट चेन ढूंढिए, फिर डबल बॉन्ड को आपको लोअर नंबर देना है। अगर आप देखते हो ये 1 फर्स्ट कार्बन है, कंटिन्यूएशन में ये कार्बन नंबर 2 बोल देते हैं, ये 3rd कार्बन आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये 4th कार्बन आ जाएगा, इसके बाद ये मत भूलना ये भी कंटिन्यूएशन में 5th कार्बन है। अब नंबरिंग आप या तो ऐसे करेंगे, जब आपने ये रेड वाला चूज करा है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2nd आई है और हैलो ग्रुप की पोजीशन 4th आई है। तो जब आप रेड वाला चूज करते हैं तो इन टोटल 5 कार्बन्स हैं, 5 कार्बन्स मतलब पेंट है ना, और 4th पोजीशन पे क्या है, Br, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2E। या तो आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे या फिर आप उल्टा भी चल सकते हैं। उल्टा मतलब इस तरीके से, अगर हम इसे कार्बन नंबर 1 मान ले और ये फिर कार्बन नंबर क्या हो जाएगा 2, ध्यान से देखना, इसको मैं अलग से बना, चलो इसी में कर लेते हैं। ये आपका कार्बन नंबर 1 भी हो सकता है, ऐसे जाओगे तो ये कार्बन नंबर 2 पे आपको Br मिलेगा, कार्बन नंबर 3 पे आपको क्या मिलने वाला है, ये वाला ग्रुप, और कार्बन नंबर 4 ये हो जाएगा और कार्बन नंबर 5 ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट जब आपने ये ब्लू ऑर्डर को चूज करा है तो यहाँ पे अनडाउटेडली Br की पोजीशन क्या हो जाएगी 2nd, और यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, अब डबल बॉन्ड तो 3rd पे आएगा। तो आपको यहाँ पे Br तो 2nd पोजीशन में मिल जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड 3rd पे आ रहा है, जो गलत हो जाएगा। इस केस में डबल बॉन्ड 2nd पे आ रहा था और 4th पोजीशन पे Br था, तो ये वाला सही है, ब्लू वाला चूज नहीं करना है। तो ये वाली नंबरिंग ब्लू वाली मत करना। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, इसका नाम हो जाएगा 4th पोजीशन पे Br। Br को कैसे लिखोगे, 4 ब्रोमो और पेंट 2E। आ रही है बात समझ में, इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर मैं रेड वाला ऐसे करती हूँ, इस कार्बन को 1 बोल दूँ, इसके कंटिन्यूएशन में ये 2nd कार्बन हो जाएगा, ये 3rd कार्बन हो जाएगा। अब मैंने आपको बोला था पेरेंट चेन में हैलो ग्रुप जरूर आना चाहिए। अगर ऐसे जाओगे तो 4 कार्बन मिलेगा और ऐसे भी जाओगे तो 4 ही कार्बन मिलेगा, आगे कोई कार्बन नहीं। तो ऐसे जाना जरूरी होगा क्योंकि इस केस में हैलो ग्रुप आपका जिस कार्बन से अटैच है वो पेरेंट चेन का पार्ट बन जाता है। लेकिन अब आप देखोगे जब आपने रेड वाली नंबरिंग करी तो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 2nd कार्बन से स्टार्ट हो रही है और Br की पोजीशन जो है वो 4th कार्बन पे आ रही है। जब आपने रेड वाली नंबरिंग करी तो 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 2nd पे और 4th पे Br आ रहा है। करने को आप एक और तरीके से कर सकते हो, अगर इसे हम 1 मान ले, ध्यान से देखोगे तो ये 2nd पे हो जाएगा, ये 3rd पे हो जाएगा और ये वाला 4th पे हो जाएगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे Br की पोजीशन क्या आ रही है 1st और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2nd आ रही है। अब इस केस में भी 2nd आ रही थी और इस केस में भी 2nd आ रही थी, बट रेड वाला जब करा तो Br की पोजीशन 4 आ रही है। अब डबल बॉन्ड तो सेम हो गया, अब डबल बॉन्ड सेम हो गया तो Br की पोजीशन को प्रायोरिटी दोगे। अब ब्लू वाले के केस में 1st पोजीशन मिल रही है और रेड वाले के केस में 4 मिल रहे हैं, तो 1st विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब ब्लू वाला सही हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू ब्लू मार्क आप क्या बोलोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा 1st कार्बन पे क्या है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2nd पोजीशन पे ये मिथाइल मत भूलना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। इन टोटल 4 कार्बन्स हैं, है ना, तो ब्यूट 2इन। एनीवेज ब्यूट 2इन तो कैसे भी करके रहना ही था, आपको अब इनकी पोजीशंस को स्पेसिफाई करना है, इसको चूज करना है कि वो लोवेस्ट नंबरिंग अब इनको मिले। जब डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने देख लिया कि ऐसे जाओ या वैसे जाओ सेम ही पोजीशन आ रही है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप जो आपका क्या कहते हैं जहाँ पे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम नंबर मिलना चाहिए इस केस में, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे फटाफट से। होमवर्क दे दो, ये होमवर्क ले लो, होमवर्क नंबर 4, ठीक है, फटाफट से कर लीजिए। इसके बाद ये होमवर्क नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए
इसके बाद आपके कुछ नेमिंग होते हैं फॉर योर जेमिनल डाइहेलाइड सिस्टम्स एंड विसिनल डाइहेलाइड सिस्टम्स। ये क्लासिफिकेशन में हमारा रह गया था। आप यहाँ पे देखोगे कि हम डाइहेलाइड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 2 हैलोजन ग्रुप्स आपके किस में होने वाले हैं, हैलोएल्केन्स या हैलोअरीन्स में होने वाले हैं। अब डाइहेलाइड हैलोएल्केन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। विसिनल पोजिशंस होती हैं हमारी और आपकी जेमिनल पोजिशंस होती है। जब हम बात करते हैं विसिनल पोजिशंस की, तो विसिनल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये वाला चेन है और 2 हैलोजन ग्रुप लगाने हैं और वो एडजेसेंट कार्बन्स पे लगने चाहिए। ध्यान से देखना, वो कहाँ लगने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन्स पे लगने चाहिए। अगर 2 हैलोजन ग्रुप बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हुए हैं तो इसे बोलते हैं विसिनल पोजिशन। और 2 हैलोजन ग्रुप अगर सेम ही कार्बन्स पे लगे हुए हैं, सपोज करो CH Cl Cl इधर लगा दिया, यहाँ पे CH2 CH3, अब चाहे 2 कार्बन्स यहाँ पे 2 Cl यहाँ लगे या यहाँ पे लगे, ये आपकी जेमिनल पोजिशन हो जाएगी। और विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन्स पे 2 हैलोजन ग्रुप का लगना। आपके विसिनल पोजिशन ये नहीं होगी, ध्यान से देखोगे बिल्कुल, दिस इज नॉट विसिनल डाइहेलाइड, ये आपका विसिनल डाइहेलाइड नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन और ये क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन्स में नहीं लगे हुए। एडजेसेंट कार्बन का मतलब एक के बाद एक, ये वाला लिया है तो दूसरा Cl यहाँ पे लगना तो मैं विसिनल मानती, बट इस पे नहीं लगा हुआ, इस पे लगा हुआ है तो विसिनल नहीं है, दिस इज नॉट विसिनल। ठीक है, सो यहाँ पे जेमिनल डाइहेलाइड का जब आप कॉमन नेम करते हैं, सो दैट विल बी, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथाइल तो हम यूज करते हैं, आइडीन क्लोराइड आप यूज करते हो, दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड। और आयुपैक करेंगे तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन हो जाएगा, है ना। आयुपैक में तो कोई दिक्कत नहीं आनी अब, लेकिन आयुपैक के बाद कॉमन नेम इसका याद करना है, IDENE लगता है जेमिनल में, और ENE सिर्फ इथाइल इन डाइक्लोराइड लगेगा विसिनल में। ये आपका 1,2 डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। जब आप जेमिनल की बात करते हो तो IDENE, ID एक्स्ट्रा लगता है, और यहाँ पे इथाइल नॉर्मल ENE लग के डाइक्लोराइड आप लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास जेमिनल डाइहेलाइड सिस्टम है और 3 कार्बन्स वाला सिस्टम है, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल IDENE, प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। अगर विसिनल होता तो प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। आ रही है बात समझ में, कहने का मतलब ये है कॉमन नेम आपका सेम ही रहता है। यहाँ पे Cl CH3 CH Cl2 CH3, आ रही है बात समझ में, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, ये आपके कुछ NCERT में टेबल दी हुई है, अब आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, आपको पोजीशन ऑफ जो हैलो ग्रुप है उसकी पोजीशन क्या करनी है, उसको मिनिमम पोजीशन देनी है, जैसे हमारा जो नॉर्मल रूल था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड की, वी हैव CH3 CH2, तो मतलब CH3 के बाद CH2 लिखा हुआ है, इसके बाद CH और एक Cl यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे CH3। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो थर्ड पोजीशन पे आएगा, राइट टू लेफ्ट चले जाए क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। और इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, आयुपैक करोगे तो इट विल बी 2-क्लोरो-ब्यूटेन। देखो जब भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, ध्यान में रखना आयुपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो एक बार। आपको क्या यूज करना है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर करते वक्त हैलो लिखना है पहले और फिर एल्केन, इनकी पोजीशन वगैरह स्पेसिफाई करके फिर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, हैलो में आपका फ्लोरो आ जाएगा फॉर फ्लोरीन, क्लोरो आ जाएगा फॉर क्लोरीन, ब्रोमो आ जाएगा अगर ब्रोमीन होगा तो, और आयोडो आ जाएगा फॉर आयोडीन। ठीक है, ये हैलो ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर करना है तो हैलो एल्केन का यूज करना होता है। और अगर आप कॉमन नेम करते हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, कॉमन नेम करते वक्त आपको एल्काइल और फिर हेलाइड लिखना होता है। एल्काइल और फिर क्या लिखना होता है, हेलाइड लिखना होता है। क्लियर है, हेलाइड में जैसे अगर आपने एंड करना है फ्लोरीन के साथ तो कॉमन नेम फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन के साथ करना है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन की जगह करना है तो ब्रोमाइड हो जाएगा।
आयोडीन होगा तो उसकी जगह आयोडाइड लगा देना। एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ अभी, बस 2 मिनट मुझे दो, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव CH4CH3Cl, तो एक ही कार्बन है, तो अगर आपको यहाँ पे आईओ पैक करना है तो हैलो और फिर एल्कीन लगेगा। हैलो की जगह क्या लगाओगे यहाँ पे क्लोरो, और कार्बन कितने, एक ही, तुम क्लोरो मीथेन इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, हैलो एल्कीन की तरह लग रहा है, तो आईओ पैक नॉमेनक्लेचर है। अच्छा, अगर कॉमन नेम करना है तो कैसे करोगे, पहले आप एल्काइल लिखोगे और फिर हेलाइड लिखोगे। अब यहाँ पे एल्काइल क्या है, मिथाइल क्लोराइड करके एंड करोगे, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड करके आपको एंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा उसका कॉमन नेम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उसका कॉमन नेम हो जाएगा। सही बात है, ठीक है ना, ऐसे कर लेना। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो वी हैव CH3CH, यहाँ पे Cl लगा रही हूँ और यहाँ पे CH3 लगा रही हूँ। अभी कैसे करेंगे, अब नंबरिंग करिए फटाफट से। तो पहले आयु पैक करेंगे तो 1 2 3 ऐसे जाओ या 1 2 3 ऐसे जाओ, इट विल बी 2 क्लोरो हेलो एल्केन करेंगे ना आयु पैक के लिए, तो 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। सो दिस विल बी योर आयु पैक नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमन नेम करना है तो लास्ट में तो क्लोराइड आना चाहिए ना, तो आप क्या रखोगे, दिस विल बी, अब ये सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड आप लिख सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड करके आप लिख सकते हो। इसको कई बार आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी लिखा जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ आइसो ग्रुप कौन से होते हैं, नियो ग्रुप कौन से होते हैं। हमेशा याद रखना आइसो ग्रुप कौन सा होगा, आपके पास CH3 CH CH3 कहीं पे भी प्रेजेंट होगा इस तरीके का ग्रुप, तो वो आइसो ग्रुप बोला जाएगा। आप यहाँ पे सेकेंडरी को प्रेफर करना, अगर ऐसा ग्रुप दिखे तो वो आइसो ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखो, आइसो ग्रुप में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आपका क्या है, आइसो ग्रुप है। ठीक है, कहीं पे भी इस तरीके का ग्रुप दिखे तो आइसो ग्रुप है। अगर आप देखो तो ये भी 2 क्लोरो प्रोपेन ही है, तो आप इसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हो, लेकिन ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन भी तो है, 1 2 कार्बन से जुड़े, तो सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आपके पास ये ग्रुप है तो ये आइसो ग्रुप है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, अगर आपके पास ये वाला है, ध्यान से देखना, CH3 CH, यहाँ पे Cl लगा दो, यहाँ पे CH2 CH3। अब यहाँ पे ये आइसो ग्रुप तो कहीं नहीं दिख रहा ना, CH3 CH CH3 ग्रुप तो कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो ये क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोला जाएगा स्पेसिफिकली। कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आयु पैक नेम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम। अच्छा, अगर मेरे पास ये कंपाउंड गिवन है, देखो 4 कार्बन ही मैंने लिए हैं, CH3 CH CH3, ये ग्रुप आपको दिख जाए तो वर्ड आइसो क्लिक करना चाहिए। अब आइसो में हमेशा याद रखना, यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे Cl नहीं लगेगा, आपका ये वाला ग्रुप होगा, इसके बाद एक और कार्बन होगा और उस लास्ट कार्बन पे जाके आपका क्या लग जाएगा, Cl। तो इन टोटल 4 कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, ब्यूटाइल तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये वाला ग्रुप स्पेसिफिकली अगर आपको दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आप स्पेसिफिकली दिस विल बी आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। बात सही है, तो ये वाला ग्रुप है और फिर जितने भी कार्बन बचे उसको लगा दो और लास्ट में हालो ग्रुप लगा दो, तो वो आइसोप्रोपाइल ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि भाई आइसोपेंटाइल क्लोराइड बनाओ या आइसो हेक्साइल क्लोराइड बना के दिखाओ, तो आइसो हेक्साइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन्स होंगे। आइसो मतलब ये वाला ग्रुप आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, इसके बाद 3 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स और बच जाएंगे, CH2 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 और फिर आपका Cl आ जाएगा। सो दिस इज आइसो ग्रुप 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स, आइसो हेक्साइल क्लोराइड बन जाएगा। सेकेंडरी होता तो किसी इन चारों कार्बन्स में से एक पे लग जाता। ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या होता है, नियो ग्रुप होता है। नियो ग्रुप का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पे CH3
CH3 इस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद कार्बन चेन, लास्ट में हैलो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर ये वाला ग्रुप होगा तो फिर नियो ग्रुप बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे नियोपेंटाइल, नियो या कॉमन नेम में ही यूज होते हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप नियो ग्रुप जैसे ही देखोगे आप क्या बनाओगे, वी हैव CH3 CH3, 4 कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, तो इन टोटल 5 है, तो एक CH2 और फिर लगाना Br, सो दिस इज नियोपेंटाइल ब्रोमाइड ग्रुप, राइट। अच्छा IUPAC करोगे तो 1 2 3 लॉन्ग चेन, तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये वाली तो चेन नहीं लोगे क्योंकि इसमें ये वाला कार्बन नहीं आ रहा जो हैलोजन से अटैच है, तो ये पेरेंट चेन नहीं होगी, पेरेंट चेन यही होगी। तो ये इस तरीके से करा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम ये वाला ग्रुप कर रहे थे, तो दिस विल बी सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे आइसो ग्रुप तो कहीं नहीं दिख रहा आपको, तो हम क्या बोलेंगे कि सेकेंडरी कार्बन से जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अभी मैंने नियोपेंटाइल ब्रोमाइड आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या है, दिस इज सेकेंड वाला डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज CH3 कार्बन CH3 इस तरीके से, यहाँ पे CH3, तो ये नियो ग्रुप है, फिर CH2, ठीक है, और यहाँ पे Br, तो दिस इज नियो ग्रुप, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। और IUPAC करेंगे तो 1 2 3, तो दिस विल बी 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना, यही लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। अब आप देखो ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये तो आइसो ग्रुप है भाई, रुक जाओ, आइसो तो ठीक है बट बिफोर आइसो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सिंस Br इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन है, ये कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन है, तो इसको ज्यादा बेटर क्या रहेगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एज अ कॉमन नेम बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। IUPAC करेंगे तो क्या बोलेंगे, अब देखो फंस जाओगे, ये कार्बन जाने पे ऐसे इथेन चेन मिलेगी, लेकिन ऐसे आओ तो आपका ये वाला कार्बन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। आपकी इस केस में जो पेरेंट चेन होगी वो ये वाली होगी, ये वाली आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी, ठीक है। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे तो ब्रोमो है और 2 पे मिथाइल है, सो दिस विल बी 2 ब्रोमो, B कम्स बिफोर M, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। तो इसका IUPAC नेम ये वाला हो जाएगा, सही बात है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्लास में मैंने फर्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे ही हैलोजन ग्रुप लगा होता है, तो इसे विनाइल पोजीशन बोलते हैं, तो ये विनाइल क्या हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम हो जाए, सॉरी कॉमन नेम हो जाएगा, IUPAC करोगे तो 1 क्लोरोइथीन आपका नाम हो जाएगा, जैसे क्लोरोइथीन भी बोल सकते हैं। अच्छा, कमिंग टू दिस पार्ट, आपका एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन्स के साथ में अगर कार्बन लगा हो और उसके ऊपर कोई हैलोजन ग्रुप लगा हो, सो इसे क्या बोलेंगे, एलाइल ब्रोमाइड। और अगर आपको इसका IUPAC करना है तो डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग, तो लेफ्ट टू राइट करोगे तो 3 ब्रोमो प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो हमें एक एक एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद CH2Cl2 देखिए, CH2Cl2 का मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं और इसके पास 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 डाइक्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, कौन सी पोजीशन है, जेमिनल पोजीशन है, तो इसे आप मिथिलीन क्लोराइड से ही बोलते हैं। IDE नहीं लगता है ना, IDE नहीं लगता है, बट इसको आप मिथिलीन क्लोराइड से ही बोलोगे, ना ही ये जेमिनल है ना ही ये विसिनल है, विसिनल का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मिथिलीन क्लोराइड बोल देते हैं। CHCl3 का कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, वही क्लोरोफॉर्म जो बेहोश करने में काम आता है आपके, ठीक है, जो हैंकी में डाल के बेहोश कर देते हैं। Cl की जगह Br होगा तो CHBr3 ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। आइडोफॉर्म रिएक्शंस भी हम देखेंगे, CHI3 का फॉर्मेशन आगे देखेंगे। CCl4 इस कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, इसका होगा ट्राइब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन, सॉरी मीथेन, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। या फिर अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन में तो इसे बोलेंगे N प्रोपाइल फ्लोराइड, IUPAC कॉमन नेम करेंगे तो N प्रोपाइल फ्लोराइड।
अभी हमारे ये वाले नाम रह गए हैं। आप इस पोजीशन को जानते हुए, कौन सी पोजीशन है, बेंजाइलिक पोजीशन है, राइट, तो बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। अगर इसका नाम करना है तो ये कार्बन है, 1 पे क्लोरो और 1 पे फिनाइल है। आपको यहाँ पे पेरेंट चेन कौन से लेनी है, ये वाले कार्बन की ही पेरेंट चेन लेनी है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन ग्रुप इससे अटैच्ड है। तो ये फिनाइल, अब बेंजीन नहीं बोला जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो फिनाइल बोला जाएगा। सो दिस विल बी क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्लोरो भी है, फिनाइल भी है, मीथेन ग्रुप आपका एक कार्बन है पेरेंट चेन में, तो क्लोरोफिनाइल मीथेन बन जाएगा, या फिर इसको आप 2-क्लोरो-टोलुईन बोल सकते हो। ठीक है, इसका अगर हमें नाम करना है तो पहले तो ऑर्थो पोजिशंस पता होनी चाहिए, मेटा पोजिशंस पता होनी चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। आप होमवर्क को आप पेजेस को अपलोड भी कर सकते हो। आप अपनी आंसर लिखिए अपनी कॉपी में, उसको कमेंट सेक्शन में अपलोड करिए। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के फॉर्म में लेंगे, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज होमवर्क के फॉर्म में आपको करने हैं। अभी हमें क्या करना है, ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस क्या होती हैं इसके ऊपर डिस्कशन करना है। तो अगर मैं बात करूं आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जैसे ही अगर आप बेंजीन की बात करते, चलो बेंजीन की अगर हम बात करें तो इन बेंजीन ऑल कार्बन्स आर इक्विवेलेंट, ऑल कार्बन्स आर इक्विवेलेंट, सारे ही कार्बन्स क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। कहीं पे भी कुछ भी लगा दो बात एक ही पड़ जाती है। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C6H6 इस तरीके से। तो 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। C6H6 क्या होता है, बेंजीन होता है। ठीक है, ऑल कार्बन्स आर इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है, अगर आप एक हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से और उसकी जगह एक हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, आप हाइड्रोजन चाहे ऊपर वाला हटाओ, ध्यान से देखो, आप चाहो तो हाइड्रोजन ऊपर वाला हटा दो तो यहाँ पे हैलोजन आएगा, चाहे तो ये वाला हाइड्रोजन हटा दो तो यहाँ पे हैलोजन आ जाएगा। ये भी सेम ही है सारे, चाहो तो नीचे वाला हटा दो तो ये भी X आ जाएगा, चाहो तो और नीचे वाला हटा दो तो ये भी X यहाँ पे आ जाएगा। इधर ले आओ या फिर इधर ले आओ, ये सारे ही क्या है, सेम है। अगर X की जगह Cl लिखते हैं तो सारे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएंगे। अगर फ्लोरीन लिख दोगे तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये सारे ही स्ट्रक्चर्स किसके, क्लोरोबेंजीन के, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे ही कार्बन सेम थे। तो किसी भी हाइड्रोजन को आप हटा के हैलोजन ग्रुप लगा दो, वो सेम ही कंपाउंड देंगे। लेकिन द मोमेंट यू हैव मेड मोनोहैलोजिनेटेड बेंजीन, अब मोनोहैलोजिनेटेड बेंजीन में आपके पास 4 डिफरेंट कार्बन्स या 4 डिफरेंट पोजीशंस राइज हो जाती है। एक हाइड्रोजन हटा के जैसे ही आपने हैलोजन ग्रुप लगाया, इसके बाद फिनाइल रिंग के अंदर 4 डिफरेंट पोजीशंस जनरेट हो जाएंगी। 4 अलग अलग पोजीशंस जनरेट हो जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखना। एक तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से होता है। सपोज करो ये वाला कार्बन जिसने डायरेक्टली हैलोजन ग्रुप को अटैच कर रखा है, तो ये पोजीशन बोलते हैं इप्सो पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे दिस इज योर इप्सो पोजीशन। इसको नंबर क्या करते हैं, इसको 1 नंबरिंग करते हैं। ठीक है, इप्सो के एडजेसेंट कार्बन्स, मतलब एडजेसेंट तो कार्बन ये वाला कार्बन भी है, इप्सो के एडजेसेंट ये वाला कार्बन भी है। तो नंबरिंग चाहे क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तो ये नंबर हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 4 5, ये नंबर हो जाएगा 6। चलना या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो 1 2 या 1 6 वाली पोजीशन जो होती है, इप्सो के एडजेसेंट पोजीशंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। नॉर्मल हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन क्या हो जाएंगी, 1 के रिस्पेक्ट में 1 2 पोजीशन या फिर 1 के रिस्पेक्ट में 1 6 पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस होती है। इसको नॉर्मल O से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज एडजेसेंट टू इप्सो पोजीशन। बिल्कुल ध्यान से सुनोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा।
अच्छा, ऑर्थो के साथ में, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ऑर्थो के साथ में ये वाली पोजीशन एडजेसेंट आया, इसके साथ में ये वाली पोजीशन एडजेसेंट आया। ऑर्थो की एडजेसेंट पोजीशन होती है मेटा पोजीशन। क्या होती है? मेटा पोजीशन। सो मेटा पोजीशंस भी दो होती है। 1 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो 3, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। नंबरिंग समझ रहे हो? नंबरिंग आपको ऐसे ही करनी है, या तो क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो। ये आपका 4th पोजीशन है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करते तो ये 1 2 3 4 5 6, तब भी ऑर्थो 1 2 और 1 6 पोजीशन पे आता। तो नंबरिंग चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, ऑर्थो की जो पोजीशन है या तो 1 2 या फिर 1 6 ही रहती है। इप्सो तो फर्स्ट कार्बन पे रहते हैं, हम 1 के रिस्पेक्ट में करते हैं। मेटा की जो पोजीशन होगी, क्लॉकवाइज करोगे तो 1 3 और 1 5 मिलेगी, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो 1 2 3 4 5, फिर से 1 3 और 1 5 ही मिलने वाली, सेम बात है। तो मेटा की जो लोकेशन रहती है वो क्या रहती है? आप 1 3 बोल लो या फिर 1 5 बोल लो, बात एक ही है, और इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मेटा के एडजेसेंट सिर्फ एक ही पोजीशन रह जाती है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन, और ये कौन सी होती है? सिर्फ 1 4 पोजीशन होती है, और ये एक ही होता है, इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जैसे ही मोनो हैलोजिनेशन करा, आपके पास कितनी पोजीशंस आई? 4 डिफरेंट पोजीशंस, एक इप्सो, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। इप्सो पोजीशन को वही पोजीशन आपको चूज, वो इप्सो पोजीशन वही पोजीशन होते हैं जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड होता है, वो इप्सो पोजीशन होती है। जरूरी नहीं है कि यही 1 2 यही चीजें होंगी। ध्यान से देखो, अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, एक मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे पास हैलोजन जो ग्रुप लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, लेटर से हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ लगा हुआ है। तो अब आप ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? इस केस में ये वाली पोजीशन हो जाएगी इप्सो पोजीशन, क्योंकि हैलोजन ग्रुप इससे अटैच्ड है। और ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये वाली पोजीशन, इप्सो के एडजेसेंट पोजीशंस ये हो जाएंगी ऑर्थो पोजीशंस। समझ रहे हो बात कौन सी है? ऑर्थो के एडजेसेंट क्या हो जाएंगी? ये वाली पोजीशंस, फिर मेटा पोजीशन हो जाएंगी। मेटा हमेशा 2 ही आएंगे, और लास्ट में बचेगी एक, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन क्या हो जाएगी? पैरा पोजीशन हो जाएगी। तो आपको बस इप्सो पोजीशन चूज करने की, इप्सो पोजीशन कौन सी है? ये वाली इप्सो, जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये वाला गिवन कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला गिवन कंपाउंड है, सपोज करो इधर लगा देते हैं, तो इप्सो पोजीशन कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? दिस विल बी द इप्सो पोजीशन जिसपे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है। इसके एडजेसेंट ये और ये मिलता है, तो ये वाली जो पोजीशन हो जाएगी, दिस विल बी योर ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो के एडजेसेंट जाओगे तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी? दिस विल बी योर मेटा पोजीशन। और मेटा के एडजेसेंट जाओगे, कहाँ पे मिलेगा मेटा के एडजेसेंट? ये वाली पोजीशन हो जाएगी फिर पैरा पोजीशन। तो आपकी जरूरी नहीं है कि यही इप्सो पोजीशन है, ये इप्सो पोजीशन जरूरी नहीं है। इप्सो पोजीशन वो पोजीशन होनी चाहिए जिससे हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, जिस पे फिनाइल रिंग कार्बन से हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, वो इप्सो पोजीशन होगी। अब आप सारा कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, OBr। नाउ C6H4 हमेशा रिमेंबर, जहाँ पे भी C6H5 आ जाए या इस तरीके से आ जाए, ये फिनाइल रिंग है। C6H4 ये फिनाइल रिंग है और बाकी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पे देखो ऑर्थो Br, ऑर्थो पोजीशन क्या? चलो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? सपोज करो Br हम यहाँ पे मान लेंगे। अब ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन ये भी है, ये भी है, कहीं पे भी लगा लो। यहाँ पे क्या लगाओगे? CH3, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे CH2 और ये CH3, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसको क्या बोल सकते हैं? ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और तो आपका Br आएगा, आप क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। और लास्ट में बेंजीन है। ये आपका आयुपैक, ये कॉमन नेम हो जाएगा। आयुपैक करना है तो उसका रूल होता है, ये 1 ये 2 ये 3। तो 1 मिथाइल सेकेंड कार्बन पे आप क्या लिखोगे? 1 पोजीशन पे तो Br है, सेकेंड कार्बन पे क्या है?
1 मिथाइल, ये ब्रांचिंग है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, प्रोपाइल बेंजीन, ये आपका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो मेटा क्लोरो, अब मेटा पोजीशन पे ग्रुप लगाना है तो Cl को तो यहीं लगा दो, अब मेटा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लगेगा। अच्छा ये Cl नहीं है यहाँ पे, CH2Cl C6H5 से अटैच है, तो दिस इज बेंजाइल पोजीशन। इसके बाद मेटा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप अटैच है, CH2 कार्बन, फिर CH3 कितने लगे हुए इसके साथ 3 लगे हुए, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए। पैरा पोजीशन पे क्या है, Cl लगा हुआ है फिनाइल के साथ, तो Cl लगा दो और पैरा पोजीशन पे आपको ये CH2 CH और 2 लगाए CH3 ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा वाली पोजीशंस क्लियर होनी चाहिए। सो इस तरीके से करते हैं हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। हमने कंप्लीट कर लिया आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। होमवर्क क्या है, जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स में आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। आप उनके आंसर्स या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं उसको चेक करके आपको रिप्लाई बैक कर सकती हूँ, या फिर कोई भी आप रेफरल बुक से अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोअल्केन्स को खत्म कर देंगे, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोअरीन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअल्केन्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ पोर्शन रह जाएगा, तो इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। होप यू लाइक द क्लास। प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसे पुट अप कर रहे हैं सामने से। हम जल्दी से एक लाइव इंटरेक्शन सेशन करेंगे। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।